नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में राजस्थान के इतिहास के विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान के इतिहास में आधुनिक काल तक आते आते जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर पदार्पण हुआ, पहले मराठाओं के आक्रमण हुए और मराठाओं के आक्रमण के बाद में मराठाओं ने अपनी स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से कर एकत्रित करने के माध्यम में कर ली और बहुत तरीके से यहाँ से धन का विदोहन किया। 1822 ईस्वी में जब यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंसी नियुक्त हुई, उसके पश्चात यहाँ से मराठों का आतंक खत्म हुआ और मराठों से मुक्त राजस्थान के राजाओं को, राजस्थान की रियासतों को अंग्रेजों ने करवाया। लेकिन अंग्रेज भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अंग्रेजों ने जो दो बड़े युद्ध हुए, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर, इन दो युद्धों के बाद में अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरह से हिंदुस्तान के शासन को अपने अधीन कर लिया गया। एक के बाद एक क्षेत्र को अपने साम्राज्य में समाहित करते हुए चले गए। सहायक संधि और विलय संधि देश पर लाद दी गई और जितने भी कार्य किए गए वह सारे अपने पक्ष में उनके द्वारा किए गए और उनका एक ही मूलभूत कार्य था कि कैसे भी धन का विदोहन किया जाए, भारत से धन को निकाला जाए और उस धन को इंग्लैंड में ले जाया जाए। राजस्थान के क्षेत्र में तत्कालीन समय नमक एवं अफीम का बड़ा व्यापार था, तो इस नमक और अफीम पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजी शासन के द्वारा यहाँ पर यह कहा गया, जो कि उन्होंने एक नीति दी थी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, कि हम भारत का पुनरुद्धार करेंगे। भारत के पुनरुद्धार की योजना उनके द्वारा बनाई गई। उस पुनरुद्धार के अंदर उनके द्वारा रेलवे लाइनें बिछाई गई, सड़क यातायात के मार्ग विकसित किए गए, यातायात प्रबंधन को सुसंगठित किया गया और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने अपने आर्थिक हित साधने में कहीं भी कमी नहीं रखी। तत्कालीन समय राजस्थान में जयपुर और जोधपुर दो राजघरानों के अधीन सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन हुआ करता था। जब ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर आई तो उसने धीरे धीरे इन नमक पर अपना अधिकार करना स्थापित किया। इन राजाओं के साथ संधियाँ वो करने लगे, एक के बाद एक दूसरी संधि उनके द्वारा की जाने लगी और इन संधियों के माध्यम से उनके द्वारा धीरे धीरे इतने शोषण की प्रवृत्ति आ गई थी कि जो राजा बहुत सा उससे धन कमाया करते थे, रेवेन्यू प्राप्त करते थे, राजस्व प्राप्त करते थे, अब उनको अपने राजघराने के व्यय के लिए भी अंग्रेजों को पैसा देना पड़ता था। यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में नमक होता था कि हरकारों का बहुत ही बड़ा व्यापार यहाँ पर था। कहते हैं कि यहाँ से दक्षिण तक हरकारों की व्यवस्था हुआ करती थी। गाड़ियों में लद लद के नमक जाया करता था और वह नमक ले जाने के लिए 3-3 महीने उनको लगा करते थे। इससे क्या था कि राजस्थान का एक समृद्ध व्यापार था। राजस्थान से नमक बाहर जाता था और राजस्थान को वहाँ पर दक्षिण के जितने भी सामान होते थे, मसाले होते थे, अन्य चीज़ें होती थी, वह उनको प्राप्त होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जैसे ही रेलवे लाइनें बिछाई, उन्होंने धीरे धीरे राजाओं के साथ में संधियाँ कर ली थी और इस नमक पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वह इस नमक को बोगियों में भर करके ले जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि लघु व कुटीर उद्योग धंधे जो थे वह पूरी तरह समाप्त हो गए और
जो नमक एक राजस्व का बड़ा स्रोत था दो बड़े राजघरानों के लिए, राजस्थान के लिए, वह नमक पूरी तरह से अब अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने जो भी पुनरुद्धार की योजना बनाई थी वह सारे अपने आर्थिक हित साधने के लिए की थी। और इसमें भी यहाँ पर देखिए कि नमक पर उनका अधिकार रहा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने अफीम पर भी अपना एक अधिकार कर लिया, अफीम को भी अपने अधीन कर लिया। राजाओं के साथ संधियाँ करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि राजा उनके अधीन रहते थे और राजा को जैसा भी वो लिख करके देते उन्हें उनकी बातें माननी पड़ती थी। शक्ति संपन्नता उनके पास थी और भारत की राजनीतिक विघटन जो है, राजनीतिक विच्छिन्नता जो है, वह पूरी तरह से अपने को देखने में मिलती है कि यहाँ की स्थितियाँ इतनी समृद्ध नहीं थी या राजनीतिक एकता नहीं थी जिसके कारण कि वह अंग्रेजों का विरोध कर सके। जब ऐसी स्थितियाँ आती हुई चली गई और उनके द्वारा पहले नमक पर एकाधिकार किया गया, फिर उसके द्वारा अफीम पर एकाधिकार कर लिया गया, और जितने भी जो संसाधन थे उनका उपयोग, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का था, वो सारा करने से यहाँ के जो छोटे मोटे हरकारों का व्यवसाय था, मजदूर किसानों का व्यवसाय था, वह पूरी तरह से चौपट हो गया। और इसका सारा का सारा आर्थिक जो लाभ था वह अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किसी भी प्रकार की वहाँ पर स्थिति को, जैसी भी स्थिति उनको अपनानी पड़ी, उनके द्वारा उसको अपना ली गई। जैसे कि मैंने बताया कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पुनरुद्धार की बात जो उनके द्वारा की गई थी, उस पुनरुद्धार में भी उनके द्वारा क्या किया गया कि उनको 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के बाद में विपुल धन प्राप्त हुआ। और उस धन प्राप्त होने के कारण कहा जाता है कि उनके पास पूरे हिंदुस्तान को 3 बार रोन देने की शक्ति उनके पास आ गई थी। इतना धन वैभव उनके पास आ गया था, क्योंकि भारत की जो दक्षिण की स्थिति थी वह काफ़ी धन के संबंध में मजबूत स्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि प्राचीन काल से व्यापार वाणिज्य हुआ करता था और जितने भी बंदरगाह थे वो वहीं पर थे, जिसके कारण वहाँ पर आर्थिक संसाधन बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। अंग्रेजों के द्वारा जो पुनरुद्धार की व्यवस्था की गई उसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि हम आपको धन देंगे। धन किसका था? भारत का था। भारत का धन भारत को ही लोन के रूप में दिया गया, ऋण के रूप में दिया गया पुनरुद्धार के लिए। और पुनरुद्धार की मैंने व्यवस्थाएं बताई कि उन्होंने एक के बाद एक जो व्यापार थे उन पर एकाधिकार करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनाने के लिए और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन चर्चा करें तो हिंदुस्तान को अपने पैसे के ऊपर, अपने ही पैसे पर ब्याज भी देना पड़ा। एक बहुत बड़े दुष्चक्र में भारत फंस चुका था। और भारत के बाद में जब राजस्थान की अपन जो चर्चा कर रहे हैं नमक और अफीम व्यापार की, तो राजस्थान में खारे पानी की बहुत सी झीलें थी, जिनमें सांभर, पंचभद्रा, लूणकरणस, डीडवाना, नावा आदि बहुत सी ऐसे खारे पानी की झीलें थी जहाँ पर कि विपुल मात्रा में नमक हुआ करता था। और इस नमक पर जितना भी कर एकत्रित करते थे, चाहे वह जयपुर के क्षेत्र में आता, चाहे जोधपुर के क्षेत्र में आता था, उस सारे कर के एकत्रण की व्यवस्था जो राजाओं के द्वारा थी, वह जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंसी नियुक्त हुई, उन्होंने अपने अधीन इसको कर लिया। अपने अधीन उसकी व्यवस्था उनके द्वारा कर ली गई और इस नमक व्यापार के अंदर और अफीम व्यापार के अंदर विपुल मात्रा में पैसा जो है वह अंग्रेजों के द्वारा कमाया जाने लगा। राजा को भी अपने राजकाज के कार्य के लिए भी जो नमक की मात्रा होती थी वह एक राशन प्रणाली के माध्यम से इन अंग्रेजों से मिलती थी, और बाकी का नमक अगर उनको अतिरिक्त रूप से चाहिए होता था तो वह नमक उनके द्वारा इनसे खरीदा जाता था। और इनके द्वारा इस प्रकार के आयात निर्यात की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसके माध्यम से यह टैक्सेशन इनके द्वारा बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था, जिससे कि उस नमक की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी भी इनके द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद में हो गई थी। क्योंकि धीरे धीरे जब इन्होंने वस्तुओं के ऊपर एकाधिकार किए तो उनके द्वारा आपसी जो उनकी
रेटें हुआ करती थी, उनकी दरें जो हुआ करती थी, उनके ऊपर भी उनके द्वारा अंकुश लगा दिया। तो यह व्यवस्था इस प्रकार के कुचक्र में फंसी कि इससे भी आर्थिक विदोहन का सारा कार्य अंग्रेजों के पक्ष में आ गया और अंग्रेजों ने राजस्थान के नमक और अफीम व्यापार पर पूरी तरह अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और उन्हीं के माध्यम से राजस्थान का नमक जो है वह बेचा जाने लगा। और इस नमक को बेचान के लिए उनके द्वारा जगह जगह चौकियां बना दी गई, जगह जगह उनके इस प्रकार के गुप्तचर छोड़ दिए गए, सैनिक व्यवस्था में उसको लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति चोरी छिपे किसी भी प्रकार से नमक नहीं बना सकता था। अर्थदंड कर दिए गए और दंड की व्यवस्था उसके द्वारा कर दी गई, यानी कि संपूर्ण अंकुश इनके द्वारा लगा दिया गया और उसके ऊपर उनके द्वारा अधिकारी छोड़ दिए गए। इन अधिकारियों के द्वारा इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाने लगा और ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा उस व्यवस्था को अंग्रेजों के पक्ष में किया जाने लगा। तो यह संपूर्ण प्रकार की प्रक्रिया थी, चाहे भारतीय पक्ष की देखें चाहे राजस्थान के पक्ष की देखें। इन्होंने जहाँ जहाँ देश में जिस जिस चीज़ की स्थिति को मजबूत पाया उसी पर अपना एकाधिकार्य करते हुए चले गए। राजस्थान के अंदर इनको दो चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिली, जिसमें नमक और अफीम था। दोनों पर इन्होंने धीरे धीरे एक के बाद एक संधियाँ करके अपने पक्ष में करते चले गए और उनके ऊपर अपना पूरा अधिकार इनके द्वारा स्थापित कर लिया गया। जिन राजाओं के ये खनिज के भंडार थे उन राजाओं को भी इन्हें खरीदना पड़ा। तो ये पुनरुद्धार के रूप में किए जाने वाली व्यवस्था को जो अंग्रेजों ने कहा उसका इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ और भारतीय परिप्रेक्ष्य और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जितने भी लोग थे उनको काफ़ी आर्थिक हानि से उठानी पड़ी और अंग्रेजों ने देश से किसी भी ऐसे पक्ष को नहीं छोड़ा जिसके माध्यम से वह धन का विदोहन कर सकते थे। धन निकालने की प्रक्रिया उनके द्वारा लगातार सतत रूप से जारी रखी गई और उसी के अंतर्गत उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र को इसलिए चुना कि यहाँ पर ये दो वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिलती थी, खारे पानी की झीलें थी और उन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने दिन कर लिया था। धन्यवाद।